हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। हमारी ऑल इंडिया बार एग्जाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में हम आज शुरू कर रहे हैं एविडेंस एक्ट। इससे पहले हम फैमिली लॉ, एडवोकेट्स एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, पीआईएल ये सब खत्म कर चुके हैं। नहीं देखा हो तो जाके जरूर देखना, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, सबकी प्लेलिस्ट के। ओके, हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 2014 से 2024 तक। ये पार्ट 1 है, इसके 3 से 4 पार्ट और आएंगे एंड वी विल बी डन विद ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द एविडेंस एक्ट। यहाँ पे हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए से रिलेटेड क्वेश्चंस जो रिसेंट ईयर में आए हैं वो भी कवर करेंगे। ठीक है, पहले वाले नहीं देखे हैं जरूर देखो। चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन टेलीग्राम, वहाँ पे हम इनके जो पीडीएफ्स हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वो अपलोड कर देते हैं। एंड ऑन आवर इंस्टाग्राम, वहाँ पे वी अपडेट व्हेन एवर एनी न्यू लेक्चर और एनी न्यू वीडियो इज कमिंग अप। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। A is accused of the murder of B by beating him. Which of the following will not be considered as a relevant fact forming part of the same transaction as per Indian Evidence Act 1872? A पे इल्जाम लगा है he is accused of murder of B by beating, पिटाई की और उसको मार दिया। ठीक है, तो कौन सा फैक्ट रेलेवेंट नहीं माना जाएगा ठीक है इस ट्रांजैक्शन में अकॉर्डिंग टू द एक्ट? ऑप्शन ए, वॉट एवर सेड बाय ए और बी एट द टाइम ऑफ बीटिंग, जिस टाइम पे ये पिटाई हो रही थी उस टाइम पे जो भी कहा ए और बी दोनों ने। ऑप्शन बी, वॉट एवर डन बाय ए और बी एट द टाइम ऑफ बीटिंग, दोनों ने उस टाइम जो भी किया। ठीक है, ऑप्शन सी, वॉट एवर सेड बाय बाई स्टैंडर्स एट द टाइम ऑफ बीटिंग। बाई स्टैंडर्स मतलब वो जो खड़े होकर वहां पे देख रहे होंगे उस मार पिटाई को, उन्होंने भी जो कहा वो उस टाइम पे, ठीक है, एट द टाइम ऑफ बीटिंग। या फिर ऑप्शन डी, वॉट एवर सेड बाय ए और बी अ डे बिफोर द डे ऑफ बीटिंग, एक दिन पहले लड़ाई के जो भी ए और बी दोनों ने कहा उसमें उसका इम्पैक्ट होगा। द करेक्ट आंसर इज डी। हमसे नॉट पूछा है क्योंकि, तो दोनों ने एक दिन पहले जो भी कहा है उसका रेलेवेंसी नहीं होगी। देखो सेक्शन 6 देखोगे, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, देखो सेम इलस्ट्रेशन यहाँ से यूज किया है। ए इज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर ऑफ बी, एग्जैक्ट सेम है। ठीक है, पे लिखा हुआ है वट एवर वॉज सेड और डन बाय ए और बी और बाय द बाय स्टैंडर्स, ये हमारे शुरू के ऑप्शन हैं। सेड, डन बाय ए एंड बी, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, एंड बाय स्टैंडर्स ऑप्शन सी। और सो शॉर्टली बिफोर और आफ्टर इट, चाहे जस्ट पहले किया हो चाहे जस्ट बाद में किया हो, बट शॉर्टली बिफोर और आफ्टर, ऐसा नहीं कि एक दिन पहले कुछ कहा था उसका इम्पैक्ट आज होगा। ठीक है, तो वो रेलेवेंट है। अ वेरी स्मॉल रिक्वेस्ट, जहाँ पे भी रह रहे हो स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया, प्लीज अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। आई एम इन दिल्ली राइट नाउ, द एनवायरमेंट इज सो बैड हियर, यू कैन नॉट रियली अफोर्ड टू फॉल सिक। ओके, सो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। चलो आगे पढ़ते हैं। Which of the following provisions of Indian Evidence Act 1872 says that the confession made to police officer shall not be proved against him? किस जगह बोला है कि कन्फेशन जो पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में आपने किया है वो आपके खिलाफ प्रूव नहीं माना जाएगा? ऑप्शन ए सेक्शन 24, ऑप्शन बी सेक्शन 25, ऑप्शन सी 26 या फिर ऑप्शन डी 27। करेक्ट आंसर है सेक्शन 25। इंडेक्स देखोगे उसी में मिल जाएगा। सेक्शन 25 लिखा है कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू एविडेंस एक्ट पर्टेनिंग टू द प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स? डॉक्यूमेंट के जो कंटेंट है उनके प्रूफ से रिलेटेड कौन सी बात यहाँ पे सही बोली गई है? ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एक्ट। ऑप्शन ए, कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स शैल बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस को यूज करते हुए, प्राइमरी एविडेंस होता है जो डायरेक्ट फर्स्ट हैंड एविडेंस जिसे बोलते हैं, सेकेंडरी होता है जो डिराइव फॉर्म में होता है या उसका सेकेंडरी रिलेवेंस होता है। तो हमसे क्या कहा गया यहाँ पे कि कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स शैल बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस है जो भी लिखा है उस डॉक्यूमेंट में, जो भी उसका कंटेंट है वो प्रूव होना चाहिए। ऑप्शन बी, कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स मे बी प्रूव्ड बाय सेकेंडरी एविडेंस। ऑप्शन सी, कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स शैल बी प्रूव्ड बाय बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस। या फिर ऑप्शन डी, कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स मे बी प्रूव्ड ईदर बाय प्राइमरी और बाय सेकेंडरी एविडेंस। करेक्ट आंसर इज डी, contents of the documents may be proved either by primary or by secondary. सेक्शन 61 देखो, प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स नाम ही है। इंडेक्स में सर्च करोगे प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिखेगा। लिखा है यहाँ पे द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स मे बी प्रूव्ड ईदर बाय प्राइमरी और बाय सेकेंडरी एविडेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट एज पर द इंडियन एविडेंस एक्ट? ठीक है, ऑप्शन ए, लीडिंग क्वेश्चंस में बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन इन चीफ। लीडिंग क्वेश्चन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, कहाँ पूछे जा सकते हैं? पहला ऑप्शन है मे बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन इन चीफ। सेकंड ऑप्शन है मे बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन। थर्ड ऑप्शन है मे बी आस्क्ड इन री एग्जामिनेशन। या फिर ऑप्शन डी, कैन नॉट बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन।
करेक्ट आंसर इज बी, इट कैन बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन। सेक्शन 143 देखो 141 बताता है लीडिंग क्वेश्चन किसे कहते हैं। एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर विच द पर्सन पुटिंग इट विशेज और एक्सपेक्ट्स टू रिसीव, कि क्वेश्चन ही इस तरीके से पूछ रहे हैं कि जिसमें आंसर सजेस्ट हो रहा है, वो आंसर जो मैं सुनना चाहती हूँ, ठीक है, तो उसे लीडिंग क्वेश्चन कहते हैं, कि आप लीड कर रहे हो सामने वाले को कि ये बोलो, ठीक है। सेक्शन 142 बताता है व्हेन दे मस्ट नॉट बी आस्क्ड, एग्जामिनेशन इन चीफ में, री एग्जामिनेशन में नहीं पूछ सकते एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, ठीक है। और 143 बताता है कहाँ पूछ सकते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन में। तो हमारा ऑप्शन देखो, कैन नॉट बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो सकता, आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन करेक्ट स्टेटमेंट है। एग्जामिनेशन इन चीफ में भी आप नहीं पूछ सकते और री एग्जामिनेशन में भी नहीं पूछ सकते। Next question. In which of the following case did the Supreme Court of India clarify the admissibility of electronic record as evidence? किस केस में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को एज एन एविडेंस एडमिसिबल करने को लेकर बात की गई थी? ऑप्शंस हैं ए अनवर पीवी वर्सेस पीके बशीर, ऑप्शन बी स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस जयसिंह, ऑप्शन सी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस नटवरलाल दामोदर लाल सोनी, या फिर ऑप्शन डी स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस जगर सिंह। करेक्ट आंसर इज ए अनवर पीवी वर्सेस पीके बशीर, 2014 का केस है। देखो इससे पहले कौन सा था, स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस नवजोत संधू अलायस अफजल गुरु, 2005 का केस था ये, जिसमें ये बोला गया था दैट देयर इज नो बार इन एड्यूसिंग सेकेंडरी एविडेंस अंडर सेक्शन 63 एंड 65। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स को आप इजीली एडमिसिबल कर सकते हो। इसको ओवररूल किया गया था इस केस, और ये कहा गया था inadmissibility of the CDs as electronic evidence produced without compliance of requirement of section 65B। section 65B बेसिकली कुछ requirements बताता है जो पूरी होनी चाहिए, तब आप उसको as an evidence admissible करा सकते हो। तो इस केस में बोला गया कि inadmissible होगा कोई भी CD, कोई electronic evidence, अगर वो compliance में नहीं है with the requirements of section 65B, ठीक है। जनरल लॉ रिलेटिंग टू सेकेंडरी एविडेंस यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के केस में, ये कहा गया था, बिकॉज दे आर मोस्ट ससेप्टेबल टू टैम्परिंग और ऑल्ट्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में टैम्पर करना मतलब उसके साथ छेड़छाड़ करना, उसको एडिट कर देना एक्सेट्रा ज़्यादा आसान होता है, ऑल्ट्रेशन बहुत आसान होता है। तो जो जनरल लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं होगा सेकेंडरी एविडेंस में जब बात हो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की, ठीक है। और ये मैंडेटरी होगा कि सेक्शन 65B जो गाइडलाइंस या रूल्स लिखी हुई है उनसे कंप्लाई करना कंपलसरी है, ठीक है। 2014 का केस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ द एक्ट। इनकरेक्ट बताना है। ऑप्शन ए, कन्फेशन ऑलवेज गोज अगेंस्ट अ पर्सन मेकिंग इट, जो इंसान कन्फेस कर रहा होता है हमेशा उसके खिलाफ जाता है। ऑप्शन बी, एडमिशंस आर कंक्लूसिव एज टू द मैटर्स एडमिटेड, अगर आपने किसी चीज को एडमिट कर लिया है, एडमिशन किया है, तो वो कंक्लूसिव माना जाएगा। ऑप्शन सी, एडमिशंस में ऑपरेट एज एन एस्टोपेल, या फिर ऑप्शन डी, कन्फेशन इज अ स्टेटमेंट रिटन और ओरल विच इज डायरेक्ट एडमिशन ऑफ सूट, ठीक है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। हमसे क्या पूछा है यहाँ पे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। एडमिशंस आर कंक्लूसिव एज टू द मैटर्स एडमिटेड, यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सेक्शन 31 क्लियरली कहता है एडमिशंस आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ, ठीक है। तो एडमिशंस आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ हमसे हमें दिया था दैट दे आर कंक्लूसिव, इसलिए वो गलत था। बट दे में ऑपरेट एज एस्टोपेल, ये जो हमारा ये ऑप्शन है, तो ये ठीक है। कन्फेशन ऑलवेज गोस अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग इट, कन्फेशन और एडमिशन में मतलब क्या होता है, फर्क क्या होता है ना। एडमिशन होता है कोई बात एडमिट करना, कन्फेशन होता है अपना जुर्म कबूल करना। तो कन्फेशन अगर करोगे तो तुम्हारे खिलाफ ही जाएगा, कन्फेशन मतलब ही है कि तुम मान रहे हो तुमने जो किया था उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट बेरैक में दिया हुआ है। एंड कन्फेशन क्या है, रिटन या ओरल स्टेटमेंट, डायरेक्ट एडमिशन ऑफ सूट, देखो डायरेक्ट एडमिशन, तो ये भी ठीक है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए होगा ऑप्शन बी, बिकॉज दे आर नॉट कंक्लूसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ एविडेंस एक्ट इज एन एक्सेप्शन टू द हेयरसे रूल। हेयरसे होता है सुनी सुनाई बात को बोलना, ठीक है, जैसे जो बेसिकली गॉसिप्स होती हैं, कुछ भी सुना है जिसका तुम्हें फर्स्ट हैंड कुछ नहीं पता, सुनी हुई बात है, इट्स ऑल कॉल्ड हेयरसे। कौन सा इनमें से है जो एक्सेप्शन है उसका, सारे सेक्शन 32 के क्लॉजेज ही हैं, 1 2 3 या 5। देखो करेक्ट आंसर है सेक्शन 32 1। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों, क्योंकि जब आप बैराक खोलोगे तो सेक्शन 32 में जितनी भी बातें लिखी हैं वो सारी एक्सेप्शंस हैं। एक्चुअली देखा जाए वो सारे एक्सेप्शंस ही दिए हुए हैं, बट जब भी हेयरसे के एक्सेप्शन की बात की जाती है स्पेशली क्वेश्चंस में किसी भी एग्जाम में, हमेशा सेक्शन 32 1 को प्रेफर किया जाता है, जो कि डाइंग डिक्लेरेशन की बात करता है कि मरता हुआ आदमी जो कह रहा है तो वो एक्सेप्शन टू हेयरसे रूल माना जाएगा, क्योंकि बाद में वो खुद तो जिंदा है नहीं आगे बोलने के लिए। तो उस केस में मान लो मरते मरते किसी ने बता दिया जो भी सड़क पे चल रहा था उसको कि मुझे इस आदमी ने मारा है, तो उसको एज
एविडेंस माना जाता है, ठीक है, उसको डाइंग डिक्लेरेशन बोलते हैं, मरते मरते डिक्लेयर करना। बाकी दोनों भी एक्सेप्शंस हैं, बट 32 सब क्लॉज 1 सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डायरेक्ट वाला है। बाकी जो ऑप्शंस है ना, जिनको आप बेयर एक्ट में प्लीज खोल के पढ़ना, उनके केस में फिर भी देर इज स्कोप इधर उधर होने का। डाइंग डिक्लेरेशन में तो आदमी मर ही गया, ठीक है। तो और सेक्शन 32 बात करता है उस सिचुएशन की जहां पे सामने वाला अवेलेबल नहीं है फॉर सम रीजन। तो और जो ऑप्शंस है उनमें फिर भी कुछ ट्वीक्स हो सकते हैं, बट 32(1) में तो इंसान मर गया तो हर हाल में अवेलेबल नहीं है। ओके, तो आंसर यहाँ पे आप मार्क करोगे सेक्शन 32 सब क्लॉज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ लीडिंग क्वेश्चन मे बी आस्क्ड। लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है हम पढ़ चुके हैं, दिस इज अ रिपीट क्वेश्चन। ऑप्शन ए एग्जामिनेशन इन चीफ, ऑप्शन बी री एग्जामिनेशन, ऑप्शन सी क्रॉस एग्जामिनेशन, या डी नन ऑफ दीज। कहाँ पे पूछ सकते हैं ये बोला है, तो हमने अभी पढ़ा था, आंसर इज ऑप्शन सी क्रॉस एग्जामिनेशन, अभी अभी ने पढ़ा था। अगला क्वेश्चन, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन क्या होता है? ऑप्शन ए कन्फेशंस मेड ईदर टू पुलिस और पर्सन्स अदर देन जजेस और मजिस्ट्रेट। जज और मजिस्ट्रेट को छोड़ के किसी और के सामने कन्फेस करना, चाहे वो पुलिस हो या कोई पर्सन हो, ठीक है। ऑप्शन बी कन्फेशन मेड बिफोर मजिस्ट्रेट, जो आप मजिस्ट्रेट के सामने बोलोगे वो कन्फेशन। ऑप्शन सी जज के सामने किया हुआ कन्फेशन, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। एक्स्ट्रा जुडिशियल मतलब जुडिशियल के बियॉन्ड। तो आंसर इज ए, वो कन्फेशन जो है या तो आपने पुलिस को या किसी भी इंसान को किया है जज या मजिस्ट्रेट को छोड़ के, और ये जो है कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता, इसको प्रूव करना पड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेकेंडरी एविडेंस एज पर सेक्शन 63? नॉट पूछा है, कौन सा सेकेंडरी एविडेंस नहीं है। ऑप्शन ए कॉपीज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेस, यानी हाथ से लिख के टाइप का, मशीन के थ्रू नहीं। विच इन themselves ensure the accuracy of the copy and copies compared with such copies। कोई भी कॉपी जो ओरिजिनल से बनाई गई है मैकेनिकल प्रोसेस से, जिसमें इंश्योर किया गया कि एक्यूरेसी है कॉपी में, और अगर हम ओरिजिनल से कंपेयर करें, ऐसे एविडेंस को हम सेकेंडरी एविडेंस मानेंगे या नहीं, ठीक है। सेकंड, कॉपीज मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल, यहाँ पे मैकेनिकल प्रोसेस नहीं बोला है, कोई भी कॉपी जो ओरिजिनल से बनाई गई है या उससे कंपेयर की जा रही है। थर्ड, ओरल अकाउंट्स, यानी ओरल मतलब मुंह से बोले हुआ, लिखा नहीं है, ठीक है। ओरल अकाउंट्स ऑफ द कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय सम पर्सन हु हैज हिमसेल्फ सीन इट। किसी ने कोई डॉक्यूमेंट देखा है फिर वो आके बता रहा है मुंह जुबानी, तो वो की क्या कंटेंट्स है, तो उसको बोलेंगे यहाँ पे। या फिर ऑप्शन डी कॉपीज नॉट सर्टिफाइड अंडर सेक्शन 63, वो कॉपीज जो सेक्शन 63 के अंडर सर्टिफाइड नहीं होंगी। अभी याद करो हम सेकेंडरी एविडेंस की बात कर रहे थे जो केस लॉ आया था, तो देखो यहाँ पे सेकेंडरी एविडेंस से क्वेश्चन दोबारा आया है। हमसे पूछा है किसको हम सेक्शन 63 में एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस नहीं मानते। करेक्ट आंसर इज डी, कॉपी इज नॉट सर्टिफाइड अंडर सेक्शन 63। सेक्शन 63 खोल के देखो, वहां पे क्लियरली लिखा है, देखो जो कॉपीज मेड फ्रॉम ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेस, ये वाला पॉइंट पूरा मेंशन्ड है। कंपेयर्ड फ्रॉम द ओरिजिनल, मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड फ्रॉम द ओरिजिनल, ये भी मेंशन्ड है। ओरल अकाउंट्स ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये भी मेंशन्ड है। और ये भी दिया है सर्टिफाइड कॉपीज गिवन अंडर द प्रोविजंस, सर्टिफाइड कॉपीज होनी चाहिए, यहाँ पे लिखा है कॉपीज नॉट सर्टिफाइड, इसलिए डी, डी इज नॉट अ सेकेंडरी एविडेंस। अगला देखते हैं, द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्ट जेस्टे हैज बीन डिस्कस्ड इन विच सेक्शन ऑफ द एविडेंस एक्ट। अब ये वर्ड एग्जैक्टली लिखा नहीं है वहां पे, तो ये अगर इसका मीनिंग नहीं पता होगा तो परेशान हो जाओगे, तो इसलिए इसका मीनिंग समझ लो। ऑप्शन ए सेक्शन 5, ऑप्शन बी सेक्शन 6, सेक्शन 10 या फिर सेक्शन 11। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्ट जेस्टे कहाँ पे डिस्कस है? करेक्ट आंसर इज सेक्शन 6। देखो रेस्ट जेस्टे होता क्या है, थिंग्स डन और थिंग्स सेड एंड डन, स्टेटमेंट्स और एक्ट्स दैट आर स्पॉन्टेनियस एंड contemporary with the main event are admissible as evidence which normally would have been excluded as hearsay। normally कोई चीज शायद वो hearsay की तरह इग्नोर कर दी जाती, पर अगर वो spontaneously कुछ हुआ है या कोई कंटेम्प्रेरी मतलब इमीडिएटली जो एक्ट हो रहा है जिसके बारे में केस है, उस सिचुएशन में कुछ भी कहा गया है, ठीक है, या कोई एक्ट किया गया है, तो उसको यहाँ पे एज एविडेंस एडमिसिबल माना जा सकता है। दिस ensures that the evidence from heat of the moment is considered। कि हीट ऑफ द मोमेंट में मान लो वो इंसान बोल जाए कि उसने क्या गलती की थी, कन्फेस कर ले मान लो, ठीक है, या फिर वो क्या कहते हैं, कोई ऐसा एक्ट कर दे जिससे आपको पता चल जाए कि उसने ही गलती की है, फॉर एग्जाम्पल है ये, तो उसको हम खो ना दें रूल्स के चक्कर में, तो वहां पे ये डॉक्ट्रिन आता है कि कोई भी चीज की गई है, कही गई है या की गई है स्पॉन्टेनियस उस मोमेंट में, तो उसको हम एविडेंस मान सकते हैं, नॉर्मली जो हेयर से बन के इग्नोर हो जाता। सेक्शन 6 में देखो क्या लिखा है, relevancy of facts forming part of the same transaction। Facts which, though not in the issue, are so connected with the fact in issue as to form part of the same transaction are relevant। वो फैक्ट जो वैसे तो इशू का पार्ट नहीं है, पर ऐसे कनेक्टेड है उस इशू से कि पार्ट बन सकते हैं उस ट्रांजैक्शन के, वो रेलेवेंट है।
whether they occurred at the same time and place or at different time and place। एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। यही जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आज के लेक्चर में था, वो देखो इसी का एग्जाम्पल था कि A is accused of murder by beating B। A is accused of murder of B by beating him। Whatever was said or done by A और B, दोनों ने उस समय जो भी कहा एक दूसरे से, जो भी किया एक दूसरे के साथ, ठीक है, या जो बाय स्टैंडर्स जो देख रहे थे पिटाई होते हुए, उन्होंने जो भी कहा और किया, जस्ट शॉर्टली बिफोर और आफ्टर उसकी रेलेवेंस होगी। भाई हो सकता है ए ने मारना शुरू किया, पर बी ने ऐसा क्या कहा कि उसने मारना शुरू किया, कुछ तो हुआ होगा, ये सब चीजें रेलेवेंट मानी जाएंगी, जो कि नॉर्मली हेयर से हो सकती थी। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टिया, और ये सेक्शन 6 के में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन हु इज वन ऑफ द पार्टीज टू द सूट डिपेंड्स अपॉन द लायबिलिटी ऑफ अ स्ट्रेंजर टू द सूट, then an admission by the stranger in respect of his liability shall be an admission on the part of that person who is party to the suit। ये किस सेक्शन में कहा गया है? बेसिकली कह रहे हैं कि कोई इंसान जो पार्टी है सूट में, दो पार्टीज होती हैं, उनमें से एक है, ठीक है, जब उसकी लाइबिलिटी एक थर्ड इंसान पे, स्ट्रेंजर जो है उसकी लाइबिलिटी पे डिपेंड करे, ठीक है, तो अगर स्ट्रेंजर ने कोई भी एडमिशन किया अपने केस में इन रेस्पेक्ट टू अपनी जिम्मेदारी, अपनी लाइबिलिटी, ठीक है, तो उसको एडमिशन माना जाएगा ऑन द पार्ट ऑफ द पर्सन जो पार्टी है। इसका एक एग्जाम्पल आगे देखेंगे, समझ जाओगे, लैंग्वेज में कंफ्यूज मत हो। बेसिकली अगर आप पार्टी हैं सूट में, दो लोग के बीच केस होता है, ठीक है, और आपकी लाइबिलिटी एक थर्ड पर्सन के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो इसने अगर कुछ भी एडमिट किया यहाँ पे, तो वो आपको लेके भी एडमिशन माना जाएगा, ठीक है, आपके केस में भी। ऑप्शन है सेक्शन 17, 18, 19 या 21। इसका करेक्ट आंसर है सेक्शन 19। देखो सेक्शन, इसमें ना एलिमिनेशन में भी दिमाग लगाओ। मान लो तुम्हें ऊपर का कुछ स्टेटमेंट नहीं समझ में आया, फिर भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। सुनो कैसे। ऑप्शन क्या दिया है? 17, 18, 19 एंड 21। सबसे पहले 17 देखो, एडमिशन को डिफाइन किया है, कोई लेना देना ही नहीं है लाइबिलिटी और इन सब से, तो हमारा एक ऑप्शन हट गया, ठीक है, सेक्शन 17 इज गॉन। अब बचे 3। सेक्शन 18 देखो, एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और इज एजेंट। यहाँ पे बोला है कि वो पार्टी खुद जो एडमिट करे डायरेक्टली, उसका क्या होगा, कैसे होगा, एक्सेट्रा। इसका लाइबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। सेक्शन 21 भी अगर तुम देखोगे, प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट पर्सन मेकिंग देम, कि प्रूफ को लेके बात हो रही है यहाँ पे, लाइबिलिटी की बात तो यहाँ पे भी नहीं हो रही है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो अगर तुम्हें कुछ नहीं भी समझ में आया कि यहाँ पे क्या बोला, तो भी तुम इसका आंसर मार्क कर सकते हो, बट समझ के करो तो ज्यादा अच्छा है। तो अब देखते हैं, समझते हैं सेक्शन 19 क्या कहता है। एडमिशंस बाय पर्सन्स हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट पार्टी टू सूट। देखो यहाँ थर्ड पर्सन की बात हो रही है। स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन हुज पोजीशन और लायबिलिटी, देखो लायबिलिटी वर्ड आ गया, बहुत ना समझ में आ रहा हो तो भी क्लियर हो गया। स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन हुज पोजीशन और लायबिलिटी it is necessary to prove as against any party to the suit are admissions if such statements would be relevant as against such person in relation to such position or liability in a suit brought by or against them, and if they are made while the person making them occupies such position or is subject to liability। वही बात जो हम तब से कर रहे थे। एक इसका एग्जाम्पल देखो, यहाँ इलस्ट्रेशन दिया है। A undertakes to collect rents from B. B sues A for not collecting rent due from C to B. A denies that the rent was due, and a statement by C that he owed rent to B is an admission and is relevant as a fact as against A if A denies that C did not owe rent to B। बेसिक सी बात समझो, क्या होता है, बी एक बंदा है, ठीक है, इसके लिए रेंट कलेक्ट करने का काम कौन करता है? ए। बी ने ए पे केस किया, स्यू किया इसे कि तुमने सी से रेंट कलेक्ट नहीं किया और मुझ तक नहीं पहुंचाया है, ठीक है। ए ने डिनाई कर दिया कि नहीं भाई, सी का कोई रेंट बकाया है ही नहीं, ड्यू है ही नहीं। तो ऐसे में सी जो भी स्टेटमेंट देगा, केस तो इन दोनों पार्टीज तो ये है, पर जो भी यहाँ पे सी बोलेगा कि हाँ भाई मेरा बी को रेंट बकाया है, वो एडमिशन माना जाएगा, ठीक है। या अगर वो डिनाई कर देता है कि नहीं 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 बकाया है, जो भी है उसकी एडमिशन की वैल्यू होगी यहाँ पे। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुडिशियल एविडेंस मीन्स, जुडिशियल एविडेंस किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, एविडेंस रिसीव्ड बाय कोर्ट्स इन प्रूफ और डिसप्रूफ ऑफ फैक्ट्स, किसी फैक्ट को प्रूव करने या डिसप्रूव करने के लिए कोर्ट में जो भी एविडेंस दिया जाए वो। ऑप्शन बी, एविडेंस रिसीव्ड बाय पुलिस ऑफिसर। ऑप्शन सी, रिसीव्ड बाय होम डिपार्टमेंट, या फिर ऑप्शन डी, रिसीव्ड बाय ट्रिब्यूनल। करेक्ट आंसर क्लियरली समझ में आ रहा है, जुडिशियल है यानी कोर्ट से जुड़ा हुआ होगा, तो ऑप्शन ए, एविडेंस दैट इज रिसीव्ड बाय कोर्ट इन प्रूफ ऑफ डिसप्रूफ, ठीक है। देखो एविडेंस कैसा होता है जुडिशियल, ओरल भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है, मटेरियल भी हो सकता है। ये लीगली एडमिसिबल होता है और इसकी एविडेंशियरी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। एक्स्ट्रा जुडिशियल, इस पे ऑलरेडी एक क्वेश्चन आ चुका है पीछे,
ये वो होता है जो तुमने कोर्ट के बाहर दिया होगा, पुलिस को मान लो कन्फेस किया कुछ, तो वो एक्स्ट्रा जुडिशियल है, ठीक है? या अपने दोस्त के सामने कन्फेस किया। इसको प्रूव करने की ज़रूरत पड़ती है कोर्ट में एंड इसका एविडेंस की वैल्यू कम होती है। मतलब किसी ने कोई बात बाहर बोली एक्स्ट्रा जुडिशियल वर्सेस कोई बात कोर्ट में बोली, तो कोर्ट में बोली बात ज़्यादा बड़ा एविडेंस माना जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू इंडियन एविडेंस एक्ट 1872? क्या चीज़ इसमें से डॉक्यूमेंट नहीं है? एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेट और स्टोन, किसी पत्थर पे या मेटल प्लेट पे कुछ जो लिखा गया हो इंस्क्रिप्शन वो। ऑप्शन बी अ मैप और अ प्लान। ऑप्शन सी अ कैरिकेचर या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सेक्शन 3 में जाके देखोगे डॉक्यूमेंट मेंशन्ड है और वहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है क्या-क्या डॉक्यूमेंट में आ रहा है इलस्ट्रेशंस में। मैप और प्लान, इंस्क्रिप्शन, कैरिकेचर सब दिया है, तो फिर हमारा आंसर इज नॉट अ डॉक्यूमेंट, ठीक है? नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ कहाँ दिया है? नाउ दिस इज अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, बैराक के इंडेक्स को देखोगे आपको तुरंत मिल जाएगा। ऑप्शन है 113 ए, 113 बी, 11 या 114 बी। करेक्ट आंसर इज बी, 113 बी। देखो यहाँ पे इंडेक्स में प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ लिखा है। मान लो आपसे प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय मैरिड वुमन पूछा होता तो आंसर क्या होता? 113 ए। क्लियरली जो डायरेक्ट मेंशन है ये तो बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, अंडर विच सेक्शन ऑफ एविडेंस एक्ट एडमिशंस आर डिफाइंड? अगेन अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, 15, 16, 17 या 18? एडमिशन डिफाइंड कहाँ पे है? इंडेक्स से सॉल्व हो जाएगा। इंडेक्स में देखोगे 17 लिखा है एडमिशंस डिफाइंड, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन, एविडेंस एक्ट फोर्स में कब आया? यहाँ पे 3 ही ऑप्शन है, आई थिंक फोर्थ गलती से एलिमिनेट हो गया मुझसे, बट इट्स ओके। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 15 मार्च 1872। कहाँ मिलता है ये? हिंदू मैरिज एक्ट के टाइम पे भी हमने क्वेश्चन इस तरीके का सॉल्व किया था। पहला पेज जो होता है बैराक का वहाँ पे छपा होता है कि कितनी तारीख को ये एक्ट आया था, ठीक है? तो 15 मार्च 1872 ऑप्शन बी। Next question. Under the heading subsequent conduct, which of the following type of conduct would be material? Subsequent conduct के अंदर कौन सा इनमें से material conduct माना जाएगा? ऑप्शन ए चेंज ऑफ लाइफ, ऑप्शन बी स्टाइल ऑफ कंडक्ट, ऑप्शन सी फियर और लोथिंग या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। अब ये ना डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड कहीं लिखा नहीं मिलेगा तुम्हें, ये समझने वाली बातें हैं। देखो आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। सेक्शन 8 को जाओगे, इंडेक्स देखोगे तो तुम्हें पढ़ने में आएगा मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सीक्वेंट कॉन्डक्ट। हम इसी बारे में बात कर रहे हैं, तो इतना तो पता चल गया आंसर सेक्शन 8 से रिलेटेड है। अब बैराक में सेक्शन 8 पे आ जाओ, सीखो कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। इंडेक्स में ढूंढा, सब्सीक्वेंट कॉन्डक्ट मिला तो सेक्शन 8 खोल लिया। अब इसको जब ध्यान से पढ़ते हैं तो बहुत सारे इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं हमें, ठीक है, कि कौन कौन से कॉन्डक्ट इसमें माने जाएंगे। अब इन्होंने वर्ड टू वर्ड कहीं नहीं लिखा है जो यहाँ हमारे ऑप्शन हैं, बट तुम्हें पढ़ के इनको समझना होगा। देखो फियर एक ऑप्शन दिया है, तो देखो एक इलस्ट्रेशन में दिया है कि कहीं चोरी हुई कुछ हुआ और जैसे ही पता चला कि पुलिस आ रही है, ए भाग गया, तो ये डर है कि वो भाग गया वहां से। सेकंड देखो, एब्सकॉन्ड कर गया। एब्सकॉन्ड मतलब कोई देश छोड़ के भाग गया, शहर छोड़ के भाग गया, तो उसने अपनी लाइफ ही चेंज कर दी। उसने यानी कुछ तो किया होगा कि उसको क्यों शहर से भागने की जरूरत पड़ रही है। हम सबके दिमाग में कुछ ना कुछ आ रहा होगा भागने को लेके, कौन शहर से भागे हैं लोग, देश से भागे हैं, बट छोड़ो जाने दो। तो एब्सकॉन्ड कर गया कोई, तो उसने अपनी लाइफ ही चेंज कर दी, तो यानी कुछ तो किया होगा, क्यों भागने की जरूरत थी तुम्हें। फियर, पुलिस आ रही है ये सुन के अगर तुम ही भाग रहे हो तो पहला शक तो जाएगा ना कि तुम ही ने चोरी की थी। कॉन्डक्ट की बात करें कि कोई बात हो रही है तुम वहां से बिना जवाब दिए चले गए, कुछ एक्सेट्रा, एग्जैक्टली जो सिचुएशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं, या कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो, तो यानी ये चीजें दिखा रही हैं कि कुछ तुम्हारा गड़बड़ मामला है। तो उस केस में कॉन्डक्ट के बेसिस पे इन चीजों को मटेरियल माना जा सकता है, इसलिए डी ऑल ऑफ देम, ओके? एडमिशन कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू, एडमिशन ब्रॉडली कितने टाइप के हो सकते हैं? जुडिशियल, एक्स्ट्रा जुडिशियल, ईदर ए और बी। ईदर मतलब होता है दोनों में से कोई एक, या फिर बोथ ए एंड बी, ठीक है? आंसर इसका होगा डी, बोथ ए एंड बी। देखो एडमिशन होता है जुडिशियल, जो कोर्ट में होगा वो बाइंडिंग होता है, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक्स्ट्रा जुडिशियल होता है जो बाहर होता है कोर्ट के, कंक्लूसिव नहीं होता है, इसको यूज कर सकते हैं एज एविडेंस, बट प्रूव करने की जरूरत होती है। तुमने किसी दोस्त के सामने कन्फेस कर दिया कि तुमने चोरी की थी, एविडेंस है, बट जुडिशियल नहीं, एक्स्ट्रा जुडिशियल है, इसको प्रूव करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? दूसरे टाइप के कैटेगराइजेशन कभी कभी पूछ सकते हैं, तो देख लो, फॉर्मल एविडेंस हो सकता है मोस्टली जो कोर्ट में देते हैं, इनफॉर्मल हो सकता है इस टाइप का, एक्सप्रेस हो सकता है बहुत डायरेक्ट क्लियर वर्ड्स में रिटन फॉर्म में, या इम्प्लाइड हो सकता है कि कहा तुमने कुछ और है पर उससे हमने समझ लिया कि ये तुम ऐसा कहना चाह रहे हो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रिजम्पशंस आर देयर एज क्लासिफाइड बाय सुप्रीम कोर्ट? अब ये बैराक में वर्ड टू वर्ड कहीं नहीं है, प्रिजम्पशंस तो मिलेगा तुम्हें, बहुत सारे सेक्शंस हैं, बट तुम सोचोगे कितने टाइप है, ये नहीं मिलेगा। अब ये लैंग्वेज पे क्वेश्चन आ गया, तुम्हें समझ के करना पड़ेगा। ऑप्शन ए परमिसिव प्रिजम्पशंस और प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, बेसिकली फैक्ट को प्रिज्यूम करने की बात हो रही है। ऑप्शन बी कंपेलिंग प्रिजम्पशन और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ,
रेब्यूटेबल, रेब्यूटेबल मतलब वो जिसको सामने से एविडेंस देके कॉन्ट्रडिक्ट करके बात काटी जा सकती है कि नहीं, नहीं ये गलत है। कि तुमने बोला कि मैंने सामान चुराया और मैं कोई सबूत देके गलत प्रूफ कर दूँ, यानी मैंने उसे रेब्यूट कर दिया है, ठीक है? तो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, बट वो रेब्यूटेबल होगा। या फिर ऑप्शन सी इररेब्यूटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। यहाँ पे देखो रेब्यूटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ था ऑप्शन बी में, यहाँ पे इररेब्यूटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ या फिर कंक्लूसिव प्रिजम्पशन या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबव। देखो सेक्शन 4 में 4 टर्म्स मेंशन्ड है, 3-4 उनकी रेलेवेंस है यहाँ पे, और जो लैंग्वेजेस हैं हमारे एक्ट्स की उनकी रेलेवेंस है। देखो प्रिजम्पशन मेनली 3 तरीके के होते हैं, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट या फिर परमिसिव बोलते हैं उनको। यहाँ पे हमेशा वर्ड यूज होता है मोस्टली मे प्रिज्यूम, कि कोर्ट मे प्रिज्यूम अ फैक्ट, कोर्ट इस बात को प्रिज्यूम कर सकता है। डिस्क्रिशनरी होता है, कोर्ट की मर्जी होती है वो प्रिज्यूम करे ना करे। और ये रेब्यूटेबल भी होता है, कॉन्ट्रडिक्ट किया जा सकता है, ठीक है? तो हमारा एक ऑप्शन सही हो गया। सेकेंड है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ या कंपेलिंग। कोर्ट शैल प्रिज्यूम, कोर्ट को यहाँ प्रिज्यूम करना चाहिए, ठीक है? कोर्ट के डिस्क्रिशन पे एग्जैक्टली नहीं है, कोर्ट शैल प्रिज्यूम, ठीक है? मे में ऑप्शन होता है यस और नो का। मस्ट एक्सेप्ट इट एज ट्रू अनलेस डिस्प्रूव्ड, कोर्ट तब तक उस बात को सच मानेगा जब तक उसे डिस्प्रूव ना किया जाए, इसलिए ये भी रेब्यूटेबल होता है, ठीक है? तो अपने आपने क्या समझा, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट परमिसिव, कोर्ट चाहे तो प्रिज्यूम कर सकता है इसे सही, और कोई इसे सबूत देके रिब्यूट कर सकता है। दूसरा हमने पढ़ा प्रिजम्पशन ऑफ लॉ या कंपेलिंग, कोर्ट इसे प्रिज्यूम करेगा ट्रू जब तक कोई इसे गलत साबित ना कर दे, तो यानी ये रेब्यूटेबल है, इसे गलत साबित किया जा सकता है। थर्ड इज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लॉ या फिर इरेब्यूटेबल, लॉ कंक्लूसिवली प्रिज्यूम्स, मान के चलता है कि सही है, इसे तुम डिस्प्रूव नहीं कर सकते, रेब्यूट नहीं कर सकते, ठीक है? एग्जाम्पल देखते हैं रेब्यूटेबल कौन से होते हैं जिन्हें डिस्प्रूव कर सकते हो। एक इलस्ट्रेशन देखो, सेक्शन 113 भी अभी हमने पढ़ा था, डाउरी डेथ की बात करता है। तो अगर 7 साल के अंदर किसी लड़की की डेथ हो जाती है, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेता है कि हस्बैंड ने डाउरी डेथ के पीछे ही डेथ हुई है, टॉर्चर किया है या कुछ किया है। पर ये रेब्यूटेबल है, हस्बैंड एविडेंस देके अपने आप को सही साबित कर सकता है, इस बात को खारिज करवा सकता है। इरेब्यूटेबल क्या होगा? सेक्शन 112 में लिखा है, इफ अ चाइल्ड इज बॉर्न ड्यूरिंग द वैलिड मैरिज, तो हम कंक्लूसिवली प्रिज्यूम करते हैं कि वो लेजिटिमेट है, वो जायज़ है, और कोई भी एविडेंस देना इसको डिसअप्रूव नहीं करेगा, ठीक है? तो आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शन 66 इंडियन एविडेंस एक्ट क्या बोलता है? इस पे भी देखो पहले क्वेश्चन आ चुका है, 63, 66 इन पे बार-बार क्वेश्चन आ रहे हैं। ऑप्शन ए, अ नोटिस मस्ट बी गिवन बिफोर सेकेंडरी एविडेंस कैन बी रिसीव्ड अंडर सेक्शन 65(1) ऑफ द एक्ट। अगर सेक्शन 65(1) के अंदर कोई एविडेंस रिसीव करना है तो उसकी नोटिस पहले से देनी होगी सेकेंडरी एविडेंस के मामले में, ठीक है? ऑप्शन बी, नोटिस टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट मस्ट बी इन राइटिंग, अगर कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना ही है तो उसकी नोटिस राइटिंग में होनी चाहिए। ऑप्शन सी, ऑर्डर 11 रूल्स 15 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड prescribes the kind of notice to produce a document. ऑर्डर 11 रूल 15 ऑफ सीपीसी ये बताता है कि किस तरीके का नोटिस होगा टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट, या फिर डी ऑल ऑफ देम। करेक्ट आंसर इज ए, जो यहाँ लिखा है कि नोटिस मस्ट बी गिवन सेकेंडरी एविडेंस को प्रोड्यूस करने के पहले, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 65 सब क्लॉज 1। देखो फॉर्म और मैनर कहीं भी प्रिस्क्राइब नहीं है कि राइटिंग में होना चाहिए कि ओरल, इसलिए वो ऑप्शन गलत है। ऑर्डर 11 ऑफ सीपीसी बात करता है डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में, और रूल नंबर 15 स्पेसिफिकली बात करता है इट अलाउज पार्टीज टू इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स रिफर्ड, ठीक है? जो डॉक्यूमेंट रिफर किए गए हैं प्लीडिंग्स में या एफिडेविट में बाय द अदर पार्टी, उनको आप इंस्पेक्ट कर सकते हो, पर उसमें नोटिस से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। जबकि सेक्शन 66 इस बारे में बात करता है कि आपको नोटिस देनी होगी पहले, ठीक है? तो ये आंसर है। वी आर डन विद द पार्ट 1, इसके 3 से 4 पार्ट और आएंगे। आई विल ट्राई टू रैप अप एज सून एज पॉसिबल, आज और कल एविडेंस रैप अप हो जाएगा, 2 दिन में खत्म हो जाएगा। आपने पहले के अगर जो हम कवर कर चुके हैं नहीं सॉल्व किए हैं तो ज़रूर जाके कवर करो उन्हें भी। डू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है वो एग्जाम के लिए। टेलीग्राम पे पीडीएफ वंस वी आर डन और विद ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द एविडेंस एक साथ अपलोड हो जाएगी, या अगर आपको पार्ट्स में चाहिए तो बता दो, आई विल अपलोड इट इन पार्ट्स। आप कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसे चाहिए। सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।